वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक हो। तो फर्स्ट ईयर आज हमने अपने चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, प्रीवियसली हमने 7 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप मेरी प्रीवियस टॉपिक में उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एक प्लेलिस्ट का 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज का, वहां से आप उसको इससे प्रीवियस चैप्टर 1 से अब तक तमाम टॉपिक वहां से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। इसी तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उसकी तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, हाँ जी। सबसे पहले स्टार्ट नंबर 8 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी बच्चों हमारे पास। एक्सप्लेन why an object orbiting the earth is said to be free fall। एक ऑब्जेक्ट अर्थ के जब मूव करता है तो वो फ्री फॉल हम क्यों कहते हैं उसे। और use your explanation to point out why objects appear weightless under certain circumstances। तो बच्चों अगर आपको याद हो हमने इसी चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था ग्रेविटी फ्री सिस्टम का और वेटलेसनेस का। ग्रेविटी फ्री सिस्टम और वेटलेसनेस, ये दो टॉपिक हमने इसी चैप्टर में पढ़े थे। अगर आपको वहां से समझना वहां जाके समझना तो यहाँ भी आपको मैं बता देता हूँ। तो बच्चों बात इस है कि जब एक सैटेलाइट अर्थ के गिर्द मूव करेगा ना ऑर्बिट में, तो उस सैटेलाइट का बच्चों जो पाथ है वो अर्थ की शेप के क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। तो आप कह सकते हैं पाथ ऑफ सैटेलाइट is parallel to the shape of earth। अब अर्थ की शेप आपको पता है स्फेरिकल है, स्फीयर है ना अर्थ, तो ये भी स्फेरिकल पाथ है इसका, तो वो उसके पैरेलल है। तो दैट्स व्हाई वो क्या होता है, वो उसकी तरफ गिरने की फाल करने की कोशिश तो करता है अर्थ की तरफ, लेकिन वो फाल होता नहीं है, वो घूमता रहता है। ठीक है, हाँ इस पोजीशन पे आएगा, अब इधर से फाल करने की कोशिश करेगा लेकिन फाल होगा नहीं, तो इस तरह वो घूमता रहेगा कंटिन्यूअसली। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये हमारा बन जाता है बच्चों फ्री फॉल ग्रेविटी फ्री सिस्टम। इसे हम कहते हैं ग्रेविटी फ्री रीजन। यहाँ पे ग्रेविटी खत्म हो जाती है, जब ग्रेविटी खत्म होगी तो वेट भी खत्म हो जाता है, वेटलेसनेस हो जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपको पता है वेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि वेट वो फोर्स है जिससे जमीन अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को पुल करती है, खींचती है। ठीक है ना, वेट इज अ फोर्स इक्वल टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, हाँ। तो जब वेट ही नहीं है तो ग्रेविटी भी कहां से होगी, तो इस तरह ग्रेविटी फ्री रीजन बन जाता है। तो ये है इसका आंसर। ओके, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास। Why mud flies off the tire of a moving bicycle? In what direction does it fly? Explain। के बच्चों कि ये एक बाईसाइकिल का जो टायर होता है ना, रोड के साथ जब ये ट्रेवल कर रही होती है बाईसाइकिल, ठीक है, अब ये टायर मूव कर रहा है तो जमीन पे जो मट्टी है वो टायर के साथ लगेगी और ये मट्टी इधर क्या करती है, फाल करती है हर डायरेक्शन में। तो ऐसा क्यों होता है? अगर ज्यादा स्पीड हो ना, कम स्पीड हो तो वो पीछे बोलो के पीछे तो चलता है, ज्यादा करो तो उड़ के अपने ऊपर भी आता है जी। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेटे आपने पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी क्या बन जाती है, टेंजेंट वेलोसिटी बन जाती है, जो हमने पहला सवाल किया था इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन का, कि लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट वेलोसिटी बन जाती है कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कल में। ठीक है, तो क्योंकि टायर मूव कर रहा है सर्कल में, ऑर्बिट में, तो इस वजह से ये जो पार्टिकल है ये टेंजेंट वेलोसिटी के साथ निकलते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो इसलिए हम इसे कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसकी वजह से ऐसे होता है। ओके, ठीक है ना, हाँ। और यहाँ पर ये जो सर्कल में मूव कर रहा है इसको हेल्प आउट करेगी यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसको हेल्प करेगी मूव करने में सर्कल में। ठीक है ना, मड पार्टिकल, तो इस वजह से वो टेंजेंट वेलोसिटी बन जाती है हमारी वेलोसिटी। उम्मीद समझ आ गई होगी। ठीक है, हाँ। चले क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 9, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। A disc and hoop start moving down from the top of an inclined plane at the same time। कि एक डिस्क और हुप दोनों को सेम टाइम पे हमने एक इंक्लाइन प्लेन के टॉप से छोड़ा, वो नीचे मूव कर रही है।
अब कौन सा विच वन ऑफ फॉलोइंग मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग द बॉटम, कौन सी चीज पहले जमीन पे पहुंचेगी। अगर आपको याद हो ये टॉपिक ही हमने किया था कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके टॉप पर एक डिस्क है और एक हमारे पास है बच्चों हुप है। दोनों क्या कर रहे हैं, यहां से नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। अब दोनों ने मूव करना है, जमीन पे पहले कौन पहुंचेगा, डिस्क पहुंचेगी या हमारा हुप पहुंचेगा। तो कौन पहुंचेगा, अगर आपको याद हो हमने ये प्रूफ किया था पूरा, स्पीड हमने दोनों की निकाली थी। एक वेलोसिटी आई थी GH और एक आई थी बच्चों 4/3 GH। तो ये थी हमारी डिस्क की, ये थी हमारी हुप की। तो अगर आपको याद हो ये इस वेलोसिटी से मूव करेंगे, ज्यादा वेलोसिटी किसकी है बच्चों, डिस्क की वेलोसिटी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है ये भी देख लेते हैं। तो आप इधर लिखेंगे डिस्क की वेलोसिटी हमने निकाली थी 4/3 और GH को मैं अलग लिख दूं क्योंकि ये GH हमारा किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ हुप के इक्वल है। तो आप यहां से बता सकते हैं कि इतने टाइम वेलोसिटी ऑफ डिस्क हुप से ज्यादा है। इसको डिवाइड करें, ये आता है 1.33 और जब रूट ले लें, रूट बन के ये हो जाता है ऑलमोस्ट 1.4। ठीक है बच्चों, हाँ। तो इतने टाइम 1.4 टाइम वेलोसिटी ऑफ डिस्क ज्यादा है किससे, वेलोसिटी ऑफ हुप से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, हाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जी बच्चों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्या कि व्हाई डज अ डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल। कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कि एक जो डाइवर है कि एक स्विमिंग पूल है हमारे पास, ठीक है ना। तो इस स्विमिंग पूल में एक जो डाइवर है जो इस स्टैंड पे खड़े होके जंप करता है यहाँ से नीचे पानी में, उसकी हर पोजीशन पे, अब यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेच होगा बिल्कुल पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे यहाँ गिरने तक यहाँ भी स्ट्रेच होगा जब वो गिरेगा। लेकिन जब दरमियान में यहाँ पर उसकी बॉडी क्या हुई होती है, बिल्कुल कंप्रेस हुई होती है, ठीक है, घूम रहा होता है। तो इस वजह से अब वो कहता है ऐसा क्यों करता है। ठीक है, तो आपको याद हो आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो ये था आई ओमेगा। और इसको आपने कहा था कि ये कांस्टेंट है, मतलब ये कहने का हाईएस्ट पॉइंट पे, एट हाईएस्ट पॉइंट पे जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर टॉप पे है तो इसकी जो बॉडी है फुल्ली स्ट्रेच है। ठीक है, फुल्ली स्ट्रेच्ड है, जिसकी वजह से इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है ना, हाँ। और इसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा लो है क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा। लेकिन जब वो मिड पॉइंट पे आता है, जैसे ये पॉइंट है जिसमें उसकी बॉडी फुल घूम रही होती है, रोटेट कर रही होती है, उस पॉइंट पे, ठीक है ना, मिड में हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे दोनों में सेम होता है। मिड में दरमियान में जब उसकी बॉडी रोटेट कर रही होती है, उस पॉइंट पे जब बॉडी उसकी हमारी रोटेट हो रही होती है तो ऑपोजिट काम होता है कि आई हमारा लो हो जाता है और एंगुलर वेलोसिटी हाई हो जाती है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, हाँ। तो लेकिन प्रोडक्ट कांस्टेंट ही होती है, ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 क्या है जी, कहता है स्टूडेंट होल्ड टू डंबल। एक स्टूडेंट, आपको डायग्राम नजर आएगी, उसने 2 डंबल पकड़े हैं इस तरह, और वो इस तरह वो स्ट्रेच कर रहा है और ये इस तरह की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, हाँ। तो ये तो आप वही बता सकते हैं जो करते हैं। तो बच्चों अब इस तरह है कि ना 2 पॉइंट है, एक पोजीशन है ये जब फुल उसके आर्म स्ट्रेच हो जाते हैं, और एक पोजीशन है ये जब उसने फुल आर्म स्ट्रेच किए। इस पॉइंट पे फुल स्ट्रेच है बॉडी, इस पॉइंट पे उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों, हाई होगा और उसकी एंगुलर वेलोसिटी लो होगी। जैसे ही वो यहाँ पे इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लो हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, हाँ। तो इस बात को आपने याद रखना है। 2 पॉइंट है हमारे पास, 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट हम ले लेते हैं जब उसकी फुल बॉडी स्ट्रेच है, सेम यही बात करनी है आपने। जब फुल बॉडी स्ट्रेच है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी लो है। ठीक है, और उसका जो एक प्रोडक्ट आएगा वो I1 ओमेगा 1 है।
फिर जब उसकी बॉडी क्या होगी, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, जब उसकी बॉडी क्या होगी, कंप्रेस होगी, कंप्रेस्ड होगी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई लो हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी हाई हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या है, I2 ओमेगा 2। तो हमें पता है दोनों पॉइंट्स में हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है। ठीक है ना बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी देखते हैं ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे भाई साहब जी। तो सुने, इन क्वेश्चन 13 एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। तो हमें पता है कि ये अर्थ है, ये बनाती है पूरा 360 डिग्री जमीन हमारी, पता है आपको। तो कहता है कितने सैटेलाइट चाहिए, ये हमने टॉपिक पढ़ा था, वहां से करना, वहां से करना। ये पहला सैटेलाइट, ये दूसरा सैटेलाइट, ये आ गया तीसरा सैटेलाइट, और तीनों ने 120 कवर किया। एक सैटेलाइट ने आप डायग्राम बना के बताइए कि 120 हिस्सा इसका कवर हो गया जनाब इस सैटेलाइट से, 120 कवर हो गया इस सैटेलाइट से, और 120 कवर किया भाई साहब इस सैटेलाइट ने। तो इस तरह 3 सैटेलाइट ने मिलकर पूरे अर्थ को कवर कर लिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आप इन 5 चैप्टर को कंप्लीटली समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इससे प्रीवियस में टॉपिक है तो वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कोई और समझना है जो आगे आने वाला टॉपिक है तो आप मुझे सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह 11th क्लास के ना पास पेपर की प्लेलिस्ट है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।